अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 केमिस्ट्री बुक 9th क्लास चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थर्ड हाफ। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है डज एल्युमिनियम रस्ट, कि जैसे हमने कोरियन स्टडी की थी आयरन पे, इसी तरह हम एल्युमिनियम की कोरियन स्टडी करेंगे कि एल्युमिनियम को भी जंग लगता है, क्योंकि एल्युमिनियम भी एक मेटल है और मेटल को रस्ट लगता है। और मेटल को रस्ट लगने का प्रोसेस हमने ये स्टडी किया था कि जब भी कोई आयरन किसमें ऑक्सीजन के या मॉइस्चर में होगा फ्री पड़ा तो उसको क्या होगा, रस्ट लगेगा। हमने रस्ट का फॉर्मूला स्टडी किया था Fe2O3.NH2O। तो हमने कहा था कि ऑक्सीजन मौजूद होती है, इसमें आयरन है, ऑक्सीजन है और साथ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। नंबर ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होने के लिए क्या कि वो जो नंबर ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इन्फिनिटी हैं, यानी हमें ये नहीं अंदाज़ा कि कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं। जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एन रेंज में है। एन रेंज का मतलब होता है कि नंबर ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं लेकिन उनकी तादाद पता नहीं, कि तादाद अनगिनत में मौजूद हैं। क्योंकि जैसे फेरस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इस तरह फेरस को एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं पड़ा हुआ, ना ही ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ना ही इनका एक एक एटम पड़ा हुआ है। जब ना ही एक एक एटम और ना ही एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो फिर तादाद इन्फिनिटी में होती है। जैसे यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो इन्फिनिटी में है। इन्फिनिटी में रखने के लिए इसी हमने इसको एन वैल्यूज़ में रखा है। एन वैल्यूज़ में रखने के बाद हम क्या करेंगे, जो फेरस है उसको हमने आयरन के साथ क्या, जो आयरन है हमारे पास फेरस है उसको हमने ट्रीट करवाया। जब हमने उसको ओपन एटमॉस्फेयर में रखा तो ऑक्सीजन और जो मॉइस्चर मौजूद था वहाँ उसने उसके ऊपर रिएक्ट किया। जब उसने उसके ऊपर रिएक्ट किया तो रिएक्टनेस की वजह से क्या हुआ, उसकी ऑक्सीडेशन इन प्रोसेस पेश आई। जो ही उसकी ऑक्सीडेशन कैरी आउट हुई, ऑक्सीडेशन कैरी आउट होने से ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, कि जब ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन कैरी आउट हुई, ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि वहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लेस हुए। जो ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लेस हुए तो आयरन का जो रस्ट था वो रस्ट यही प्रोसेस था कि उसमें से क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए तो जो आयरन मौजूद था उसकी क्या होगी, ईटिंग अवे हुई। जो ही कॉन्टीन्यूस ईटिंग अवे होती रही, यानी मज़ीद क्या है ऑक्सीजन और मॉइस्चर वहाँ मौजूद था। इनकी मौजूदगी की वजह से क्या हुआ कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे आयरन में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो सारे लॉस होते गए। जो ही वो सारे लॉस होते गए मतलब आयरन की ऑक्सीडेशन होती रही, लेकिन जो वाटर मॉलिक्यूल है उसकी रिडक्शन होती रही। और रिडक्शन होने के लिए क्या होगा, वहाँ जो प्रोसेस होगा कि जैसे रिडक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कि रिडक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हुई कि वाटर मॉलिक्यूल क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता रहा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता रहा। जो ही वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता रहा तो जो आयरन था इन नेचर था, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेटल रॉड आयरन पड़ा है, यहाँ से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इसके वो लॉस होंगे, यानी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कैरी आउट होगा। जो ही यहाँ ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कैरी आउट होगा तो यहाँ क्या होगी, जो ऑक्सीजन मौजूद होगी, जो वाटर मौजूद होगा, उसकी रिडक्शन होती जाएगी। और रिडक्शन होने के साथ हमारे पास क्या बनेगा, रस्ट, यानी हमारे पास Fe2O3.NH2O, कि हमारे पास ये बनेगा। ये क्या है, ये रस्ट। हम जब भी देखेंगे किसी लोहे को रस्ट लगा होगा या किसी आयरन रॉड को रस्ट लगा होगा, जब हम उसको ज़मीन के साथ स्ट्राइक करेंगे तो उसको पाउडर फॉर्म में कुछ निकलेगा। वो जो पाउडर फॉर्म में कुछ निकलेगा वो रस्ट होगा, यानी वो क्या होगा, वो रस्ट मौजूद होगा।
रस्ट होने की वजह से क्या होगा, उसमें जो आयरन फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वही इलेक्ट्रॉन्स ने जब रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर के साथ, तो वो डीकम्पोजिशन होनी शुरू हो गई मेटल की। जो ही मेटल की डीकम्पोजिशन होनी शुरू हो गई तो वो एक रस्ट की फॉर्म में आ गई, यानी एक रस्ट जो है वहाँ प्रोड्यूस हो गया। अब हम स्टडी करते हैं कि एल्युमिनियम भी रस्ट प्रोड्यूस करता है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्युमिनियम क्रोड्स, यानी उसमें करेजन का प्रोसेस होता है, लेकिन डज नॉट टेक प्लेस, कि रस्ट नहीं होती, वहाँ जंग नहीं लगता। एल्युमिनियम में करेजन पैदा हो जाती है लेकिन जंग नहीं लगता। रस्ट ओनली रेफर्स टू द आयरन एंड स्टील कोराइन, कहता है जो आयरन होगी सिर्फ उसको ही रस्ट लगेगा, लेकिन और कोई एलिमेंट होगा उसको रस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि आयरन में ही ये खासियत है कि उसको जब रस्टिंग का प्रोसेस होता है तो वो मॉइस्चर के साथ मिलकर रस्ट फॉर्म करता है, यानी वो पाउडर फॉर्म में उसकी डीकम्पोजिशन हो जाती है। लेकिन स्टील को और एल्युमिनियम को कोराइन ही होती है। एल्युमिनियम चूँकि एक हार्ड मटेरियल है, हार्ड मटेरियल किसकी वजह से, एल्युमिनियम ऑक्साइड की वजह से। एल्युमिनियम ऑक्साइड ये एक हार्ड मटेरियल है, हार्ड मटेरियल होने के साथ साथ इसमें जो ऑक्साइड प्रेजेंट है ये प्रोटेक्ट करता है एल्युमिनियम को फ्रॉम फर्दर कोराइन, कि एल्युमिनियम में पहले ही ऑक्सीजन मौजूद है। जो पहले ही ऑक्सीजन मौजूद है वो क्या करती है, एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्म किया होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन के साथ क्या होता है, जो मज़ीद कोराइन होगी, यानी ऑक्सीजन के साथ उसमें रिएक्ट करके मज़ीद क्रोड होगा, लेकिन वो मज़ीद क्रोड यहाँ नहीं होगा, क्योंकि जो मज़ीद कोराइन होनी है वो सिर्फ इसी प्रोसेस से होनी है कि जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है उसने क्या किया है, उसने रिएक्ट किया है, और रिएक्टनेस की वजह से वो क्या करेगा, रिएक्टनेस की वजह से क्या करेगा, वो उसको डिकम्पोजिशन होने से रोकेगा, क्योंकि पहले ही ऑक्सीजन यहाँ मौजूद है। और ऑक्सीजन की मौजूदगी से क्या हुआ कि वो जो नेक्स्ट ऑक्सीजन कमिंग होगी वो इसके साथ रिएक्ट आउट नहीं करेगी। जब नेक्स्ट ऑक्सीजन और मॉइस्चर रिएक्ट आउट नहीं करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि उसको मज़ीद कोराइन नहीं लग सकती। अगर हम कंपैरिजन स्टडी करें उसका आयरन का, कंपैरिजन ऑफ रस्ट, कि कंपैरिजन ऑफ रस्ट स्टडी करें, कंपैरिजन ऑफ रस्ट स्टडी में आयरन जब करोड होता है इसके कलर चेंजेस आ जाती हैं, इसमें लार्ज रेड फ्लेक्स पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, कि जो ही आयरन को कोराइन होगा फार्मूला, इसमें कंपैरिजन अगर हम रस्ट की करेंगे, जब आयरन को रस्ट लगना शुरू होगा सबसे पहले वो तो कोरेड होगा। कोरेड होने से क्या होगा, उसकी जो सरफेस पहले स्मूथ थी अब वो डल में चेंज होगी। जो ही उसकी सरफेस डल में चेंज होगी उसका जो कलर है वो भी चेंज होगा। कि फॉर एग्जांपल अगर पहले वो ब्लैकिश इन कलर है तो वो फिर क्या इस कलर में आ जाएगा, ब्राउनिश कलर में आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ रिएक्ट कर रही है। फिर इसकी पंजेंट से स्मेल होगी। आप देखेंगे कि जो आयरन जिस आयरन को जंग लगा होगा या रस्टिंग का प्रोसेस जिस पे चल रहा होगा उसको स्मेल करेंगे तो अजीब सी एक पंजेंट स्मेल आएगी, मतलब वो इनहेल करने के काबिल नहीं होगी वो स्मेल। फिर ये लार्ज रेड फ्लेक्स पैदा करेगा, यानी जब इसको जंग लगेगा तो जंग लगने के साथ साथ ये क्या होगा, ये पाउडर फॉर्म प्रोड्यूस करेगा। जैसे ही इसकी पाउडर फॉर्म प्रोड्यूस होगी तो हम कहेंगे आयरन को रस्टिंग का प्रोसेस में चला गया। लेकिन जो ही हम एल्युमिनियम ऑक्साइड को स्टडी करेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड एक्सपेंडिंग एंड फ्लोटिंग of rust exposes
न्यू मेटल सरफेस कि जो ही एल्युमिनियम ऑक्साइड को रस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि वो एक्सपेंडिंग होगी, उससे पहले ही ऑक्साइड मौजूद होंगे, लेकिन वो क्या होगा, जो ही किसी नई सरफेस की तरफ एक्सपोज होगा तब उसको रिएक्टनेस करेगा। क्योंकि अगर फ्री एल्युमिनियम हो विदाउट ऑक्साइड के रिएक्शन के साथ, अगर ऑक्साइड का बॉन्ड उसके साथ नहीं फॉर्म हुआ, अगर हम उसको न्यू सरफेस को कोराइजन की तरफ करेंगे तो वहाँ कोराइजन कर करेगी और रस्ट का फिनोमेना कर करेगा। लेकिन जो ही हम इसको रिएक्शन करवा के ऑक्सीजन के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन के साथ ही ये प्रोसेस आउट होगा कि जो नई सरफेस है उस पर ऑक्सीजन और मॉइस्चर रिएक्ट करके क्या पैदा करेगा, कोराइजन पैदा करेगा। ये था फिनोमेना कैसे कोराइजन और रस्टिंग अकर करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हम प्रिवेंशन ऑफ कोराइजन कि हम किन तरीके से ये कोराइजन बचा सकते हैं। क्योंकि अगर हमने कोराइजन पे कंट्रोल नहीं किया तो जितने भी हमारे मेटल्स मौजूद हैं उन सब की क्वांटिटी तो कम होगी लेकिन क्वालिटी भी कम हो जाएगी। क्योंकि ये क्या है, उसमें से जब इलेक्ट्रॉन्स चलते जाएंगे तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। यानी अगर हमारे पास मेटल मौजूद है, अगर हमने उसके 1 किलोग्राम मेटल मौजूद है, अगर हम उसकी कोराइजन के प्रोसेस को प्रिवेंट नहीं करते तो ना प्रिवेंट करने की वजह से जो कोराइजन वहाँ अकर करेगी तो वो 1 किलोग्राम से 1/2 किलोग्राम रह जाएगा। इससे क्या होगा, हमारे एलिमेंट्स की डिकम्पोजिशन होनी शुरू हो जाएगी और ये लॉसिंग का एक प्रोसेस है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन ऑफ कोराइजन के प्रिवेंशन ऑफ कोराइजन, हम कोराइजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके लिए हम फॉलोइंग स्टेप्स अब अप्लाई करते हैं। फॉलोइंग स्टेप्स आर अप्लाइड टू प्रिवेंट द कोराइजन के कोराइजन को रोकने के लिए हम फॉलोइंग स्टेप्स अप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप इज रिमूवल ऑफ स्टेन्स कि अगर उस पर कोई दाग लग गए हैं उनको ख़त्म किया जाए। स्टेन हम बोलते हैं कोई भी दाग लगने को, लिहाजा जब भी उस पर कोई दाग लगे तो हम उसको क्या करें, उसको ख़त्म करें। कैसे, द रीजन ऑफ स्टेन in an iron rod act as the site of for corrosion कि जब भी आयरन रॉड पे कोई स्टेन पैदा होगा या कोई ऐसा रीजन होगा जिसमें स्टेन पैदा होगा तो उसके रीजन की फॉर्मेशन से हम क्या स्टडी करेंगे कि इसमें क्या पैदा हुआ है, इसमें कोराइजन पैदा होने वाली है, इसमें कोराइजन पैदा होने वाली है। इफ़ the surface of iron is properly cleaned and stains are removed, it would prevent rusting कि अगर इसमें से क्या किया जाए जो स्टेन्स पैदा होंगे, क्योंकि सबसे पहले क्या आएगा, कोराइजन से पहले वो वहाँ स्टेन पैदा होने चाहिए। स्टेन क्या होगा, आया उस रीजन का कलर चेंजिंग होना शुरू हो जाएगी। जो ही कलर चेंजिंग शुरू हो जाएगी तो उसकी जो आउटर सरफेस होगी वो थोड़ी रफ़ होना शुरू हो जाएगी। जो पहले मेटल की आउटर सरफेस स्मूथ थी अब वो रफ़ होना शुरू हो जाएगी। जो ही वो रफ़ होना शुरू होगी तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि यहाँ क्या है, रस्टिंग का प्रोसेस अकर करने वाला है। लिहाजा जब जो ही रस्टिंग का प्रोसेस अकर करने वाला हो तो उससे पहले हम क्या करें, उसको स्मूथली साफ़ कर दें। कोई भी फॉयल लेके उसके ऊपर रगड़ेंगे तो वो क्या होगी, वो डल सरफेस है क्लीन आउट हो जाएगी। जैसे ही वो रीजन क्लीन आउट होगा तो फर्दर जो ऑक्सीजन या मॉइस्चर कमिंग होगा उसको स्पेस नहीं मिलेगी वहाँ क्या रिएक्ट करने की। लेकिन अगर वहाँ स्टेन मौजूद होगा तो स्टेन की मौजूदगी से क्या होगा, वहाँ उसको मज़ीद ऑक्सीजन और मॉइस्चर को
जगह मिल जाएगी किसके लिए, रिएक्ट करने के लिए। इसीलिए हम उसको क्या करेंगे, उस जगह को बिल्कुल साफ़ कर देंगे ताकि वहाँ कोई स्टेन ना रहे। जब स्टेन ही नहीं रहेगा तो फर्दर कोराजन अकर नहीं कर सकती। ये था सबसे पहली प्रिवेंशनल पॉइंट। नेक्स्ट इज पेंट्स एंड ग्रीजिंग। पेंट्स एंड ग्रीजिंग्स। पेंट्स एंड ग्रीजिंग्स फर्दर स्टडी करते हैं। ग्रीजिंग एंड पेंट्स, ग्रीजिंग एंड पेंटिंग ऑफ surface can prevent the rusting of iron. With development of technologies, modern paints contain a combination of chemicals called stabilizers. Greasing and painting of the surface can prevent the rusting of iron. With development of technologies, modern paints contain a combination of chemicals called स्टेबलाइजर्स। कि अगर हम प्रिवेंशन, अगर हमने स्टेन रिमूव कर दिया है तो स्टेन अगर नहीं रिमूव हो रहा उसको क्लीन करने के प्रोसेस से भी, तो फिर हम उसमें ग्रीजिंग या पेंटिंग करेंगे। ग्रीजिंग और पेंटिंग एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हम क्या करते हैं, उस सरफेस को प्रिवेंट करते हैं ताकि यहाँ कोई रस्टिंग अकर ना करे। यूँ ही वहाँ रस्टिंग अकर नहीं करेगी तो क्या होगा कि हम जब पेंट को डेवलप करेंगे तो आजकल जो डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आजकल जो पेंट्स बन रहे हैं उनमें एक कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल्स क्या होते हैं, वो एज ए एक्ट करते हैं, वो सरफेस के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। जो ही वो सरफेस के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो जो आने वाला ऑक्सीजन और मॉइस्चर होगी वो क्या करेगा, वो वहाँ से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल नहीं करवा सकेगा। लेकिन जो ही वो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल नहीं करवा सकेगा, इसका मतलब है जो ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो रस्टिंग का प्रोसेस भी अकर नहीं करेगा। जैसे ही रस्टिंग का प्रोसेस अकर नहीं करेगा तो मेटल एज इट हमारा सेफ मौजूद रहेगा। तो ऐसे केमिकल्स को हम स्टेबलाइजर्स कहते हैं। नेक्स्ट स्टडी करते हैं स्टेबलाइजर्स की वर्किंग क्या है। स्टेबलाइजर्स that provide protection against the corrosion in addition to prevention against the weathering and other atmospheric effects। कि स्टेबलाइजर्स ऐसे केमिकल्स हैं जो पेंट्स में मौजूद होते हैं और पेंट्स में मौजूद होने के लिए उनका जो वर्किंग है, उनका जो फंक्शन है वो ये है कि वो कोरोजन के अगेंस्ट प्रिवेंशन कॉज करते हैं। कि वो क्या करते हैं, वो ऐसी एक एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हैं कि जैसे हम कह सकते हैं कि अगर प्रिवेंशन हमने कब करनी हो, हम अगर किसी भी आयरन रॉड को पेंट कर दें तो आयरन रॉड को पेंट करने के बाद हम देखेंगे किसी भी वेदर में अगर वो मौजूद है तो उस पर कोरोजन अकर नहीं करेगी, कोई स्टेन उस पर प्रोड्यूस नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो कलर होगा वो क्या करेगा, वो जो पेंट होगा उसमें जो केमिकल्स मौजूद होंगे वो एज ए इंसुलेटर और स्टेबलाइज़र एक्ट करेंगे। वो क्या करेंगे, उस सरफेस को ही स्टेबल कर देंगे। जब वो सरफेस ही स्टेबल हो जाएगी तो केमिस्ट्री का रूल ये है कि कोई चीज़ जो स्टेबिलिटी में चली जाती है वो फर्दर रिएक्ट नहीं करती। ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल जो है केमिस्ट्री का
वो यही है कि जब कोई चीज़ स्टेबिलिटी के प्रोसेस में चली जाती है वो फर्दर रिएक्ट नहीं करती, इसलिए स्टेबलाइज़र क्या होते हैं उसको स्टेबल कर देते हैं। जो ही वो स्टेबल हो जाएंगे, आया वो किसी भी वेदर में पड़े हों, ज़्यादा मॉइस्चर में पड़े हों और इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में पड़े हों, जिस मर्जी मौसम में पड़े हों, उनमें करेजन या रस्टिंग का प्रोसेस अकर नहीं करेगा। जब उनमें रस्टिंग का प्रोसेस ही नहीं करेगा तो फिर पेंट्स और ग्रीस क्या करेंगे, ये प्रिवेंट करेंगे फ्रॉम कोरोजन। और जो ही ये प्रिवेंट करेंगे फ्रॉम कोरोजन तो हम इसको एज ए प्रिवेंशनल पॉइंट या प्रिवेंशनल स्टेप भी यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अलॉइंग। अलॉइंग इज द कॉमन फिनोमेना फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मेटल्स। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, alloy is a homogeneous mixture of one metal with one or more other metals, with one or more other metals or नॉन मेटल्स के अलॉय। जैसे हमने अपने प्रीवियस चैप्टर सॉल्यूशंस में स्टडी किया था कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा दो मेटल्स का, सॉलिड का, वो क्या फॉर्म करेगा, अलॉय करेगा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के टॉपिक में हमने सॉलिड का जब मिक्सचर बनवाया था, होमोजीनियस मिक्सचर, तो हमने कहा था वो अलॉय फॉर्म करेगा। तो अलॉय इज एन होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वन metal with one or more other metals और नॉन मेटल्स के अलॉय क्या है, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है किसका, एक मेटल का दूसरे मेटल के साथ। आया वो मेटल के साथ भी मिक्सचर फॉर्म कर सकता है और मेटल नॉन मेटल के साथ भी मिक्सचर फॉर्म कर सकता है, लेकिन मिक्सचर होमोजीनियस होगा, यानी उसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट होगी। होमोजीनियस मिक्सचर्स ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म थ्रू आउट हो, यानी इक्वल रेशियो में उन्होंने कंपोजिशन की हो। नेक्स्ट, प्लॉइंग ऑफ आयरन विद अदर मेटल्स has proved to be very successful technique against rusting। कि जो अलॉइंग है, एक आयरन को दूसरे मेटल के साथ अलॉय बनाना, उससे ये है कि बड़ी एक कामयाब ये तरकीब है। किसके लिए, ये एक रस्टिंग के ख़िलाफ़ यानी जंग लगने के ख़िलाफ़ ये एक कामयाब तरकीब है। कामयाब तरकीब इसलिए है क्योंकि जब हम अलॉय फॉर्म करेंगे, यानी एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट करवा देंगे, तो वो केमिकल स्टेबल हो जाएगा, और जैसे ही वो केमिकल स्टेबल होगा वो फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा, और जो ही वो फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा तो वहाँ कोरोजन और स्टेन्स पैदा नहीं होंगे। अगर कोरोजन और स्टेन्स ही नहीं पैदा होंगे तो वहाँ रस्टिंग का प्रोसेस भी कैरी आउट नहीं होगा, और जैसे ही रस्टिंग का प्रोसेस नहीं कैरी आउट होगा तो वहाँ जो मेटल है वो एज इट इज़ ही हमें मिला रहेगा। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल, alloying is stainless स्टील। जी, सबसे जो कामयाब अलॉय है वो स्टेनलेस स्टील है, जो कि एक कॉम्बिनेशन है ऑफ आयरन, क्रोमियम एंड निकल। कि स्टेनलेस स्टील जो आज हम अपने घरों में यूटेंसिल्स के तौर पे यानी बर्तनों की तरह भी यूज़ करते हैं, वो किससे बन गया है, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील के वर्ड से ही मतलब पता लगता है कि स्टेनलेस का मतलब है कि स्टेन कम मौजूद हो, लिहाजा उसमें कम बिगाड़ पैदा होगा। जब वो कम बिगाड़ पैदा होगा तो हम देखेंगे जो कॉम्बिनेशन ऑफ
किससे मिलकर बना है, आयरन से मिलकर बना है, क्रोमियम से मिलकर बना है और निकल से मिलकर बना है। जब हम ये स्टडी करेंगे कि ये क्रोमियम, आयरन और निकल का एक अलॉय है तो इसमें जो रस्टिंग का प्रोसेस है वो अकर नहीं कर रहा। इस लिहाज से हम देखेंगे कि अलॉय जो है ये बेस्ट प्रिवेंशनल मेथड है कि हमें जितना भी मेटल्स हैं उनको दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट करके कोई ना कोई अलॉय फॉर्म करना चाहिए ताकि जो करोजन का प्रोसेस हो रहा है, जो कंप्लीट ईटिंग अवे हो रही है मेटल की, वो रुक सके। जो ही कंप्लीट ईटिंग अवे ऑफ मेटल रुकेगी तो हमें जो मेटल्स होंगे वो एज इट इज हमें क्वांटिटी में मिलेंगे और उनकी क्वालिटी भी इफ़ेक्ट नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है मेटालिक कोटिंग कि जो नेक्स्ट प्रिवेंशनल मेथड है वो मेटालिक कोटिंग का है। मेटालिक कोटिंग इसको स्टडी के बेस्ट मेथड फॉर प्रोटेक्शन against corrosion of metals exposed to acidic conditions is coating the metal with other metal। कि बेस्ट मेथड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट corrosion of metals exposed to acidic conditions in coating the metal with other metal। कि मेटालिक कोटिंग क्या है, ये एक बेस्ट प्रोटेक्शनल मेथड है। बेस्ट प्रोटेक्शनल मेथड इसलिए है क्योंकि अगर हमारे पास एक मेटल मौजूद है, फॉर एग्जांपल आयरन मौजूद है, तो आयरन के हम क्या करेंगे, कोटिंग करेंगे किसकी, एक और मेटल की, कि हम एक मेटल को उसके ऊपर कोट कर देंगे, यानी उसके ऊपर फैला देंगे, उसके ऊपर कर देंगे। तो जैसे हम कलरिंग करते हैं ना मेटल के ऊपर, इसी तरह हम मेटालिक कोटिंग भी उसके ऊपर कर देंगे। जब हम मेटालिक कोटिंग कर देंगे तो वो उसके साथ बॉन्ड बना लेगी। जब वो बॉन्ड बना लेगी तो फिर क्या होगा, जो मज़ीद आने वाली ऑक्सीजन और मॉइस्चर उसको इफ़ेक्ट नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट कोरेजन रेजिस्टेंस मेटल। Corrosion resistant metals like zinc, vanadium and chromium are coated on the surface of iron to protect it from corrosion। कि कोरेजन रेजिस्टेंस जो मेटल्स हैं जैसे कि जिंक हो गया, सनेडियम हो गया और जिंक हो गया, टिन हो गया और क्रोमियम हो गया, इसको हम कॉमनली टिन भी बोलते हैं। फिर सिलीनियम इसका नाम है, उसको हम टिन भी बोलते हैं। जैसे कि जिंक जो है और क्रोमियम जो है, इसको मेटल सरफेस पे हम कोट कर देते हैं। जो ही हम इसको मेटल सरफेस पे कोट करते हैं तो कोटिंग के बाद क्या होगा, जो फिनोमेना अकर करेगा वो फिनोमेना ये होगा कि जो मेटल है उसकी सरफेस पे कोई रिएक्शन कैरी आउट नहीं होगा। जब कोई रिएक्शन कैरी आउट नहीं होगा तो इससे हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि यहाँ कोरेजन का कोई प्रोसेस अकर नहीं कर रहा, क्योंकि कोरेजन रेजिस्टेंस मेटल कि ये ऐसे मेटल्स हैं जिनमें कोरेजन का प्रोसेस नहीं अकर करता। यानी जिंक हो गया, टिन हो गया और क्रोमियम, इनको जंग नहीं लगता, इनमें रस्टिक नहीं अकर करती, इनमें रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं अकर करते। इसी वजह से ये क्या है, ये कोरेजन रेजिस्टेंस मेटल्स हैं। जब हम जो मेटल सरफेस है जिसको हमने कोरेजन से प्रिवेंट करना है, हम उस पर इन मेटल्स की कोटिंग कर देते हैं। जब हम इन मेटल्स की कोटिंग करेंगे तो इससे क्या होगा कि वो जो मेटल्स होंगे उन पर जो आयरन होगा उस पर जिंक की कोटिंग या क्रोमियम की कोटिंग के बाद उस पर कोरेजन नहीं अकर करेगी, और जो ही उस पर कोरेजन नहीं अकर करेगी तो इससे यह फिनोमेना होगा कि ये एक प्रिवेंशनल मेथड है, किससे, कोरेजन से। नेक्स्ट जो वाइडली अप्लाइड टेक्निक्स हैं
widely applied techniques in food industry where food is tin packed। कि अगर हम फूड इंडस्ट्रीज़ को देख लें, खुराक पैदा करने वाली जो कंपनी है उनका देख लें, तो वहाँ जो खाना वो पैक करते हैं वो टिन्स में पैक करते हैं। टिन में पैक करने से क्या होगा कि जो टिन पैकिंग होती है ये वहाँ होती है। तो टिन पैकिंग कैसे होती है? फिनोमेना ऑफ टिन पैकिंग, कंटेनर्स ऑफ आयरन आर कोटेड विद tin to give a longer life span। टिन पैकिंग कैसे होती है? जो कंटेनर्स आयरन के फॉर्म करते हैं, जैसे हमने फूड की पैकिंग के लिए छोटे जो कंटेनर्स फॉर्म किए हैं, ये आयरन के कंटेनर्स हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ऊपर जो कोटिंग करेंगे वो टिन की करेंगे ताकि इसको लाइफ स्पैन दे सकें। जैसे कंटेनर्स ऑफ आयरन आर कोटेड विद टिन टू गिव अ लॉन्गर लाइफ स्पैन। कि जो मेटल है जैसे आयरन है वो तो कोरोजन करेगा। अगर हम उसमें फूड पैक कर दें विदाउट कोटिंग के तो वो कोरोजन पैदा करेगा। जो ही वो कोरोजन पैदा करेगा तो कोरोजन पैदा करने के साथ साथ वो क्या करेगा कि वो जो फूड होगा वो भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वहाँ रस्ट पैदा होने शुरू हो जाएगी और जो रस्ट पार्टिकल्स होंगे वो फूड के साथ मिलकर उसको डिकम्पोज कर देंगे और फूड जो है वो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं इंडस्ट्रीज़ में कि टिन को ग्रेटर लाइफ स्पैन देने के लिए, यानी टिन की जो फॉर्मेशन है वो हम कैसे करते हैं कि मेटल आयरन को लेके कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी फूड थ्रू आउट द ईयर महफूज रहे या उसके अपने एक्सपायरी डेट तक महफूज रहे, तो फिर हम जो आयरन कंटेनर्स हैं, यानी छोटे छोटे जो कंटेनर्स हैं आयरन के, उनको हम क्या करते हैं टिन के साथ कोट करते हैं। जब हम उसको टिन के साथ कोट करेंगे, क्योंकि टिन क्या है, एक कोरोजन रेजिस्टेंस है कि टिन ऐसा मेटल है जिसको कोरोजन नहीं हो सकती। जब उसको कोरोजन ही नहीं हो सकती फिर क्या करेगा, वो एक लॉन्गर लाइफ स्पैन देगा। जब वो एक लॉन्गर लाइफ स्पैन देगा तो लॉन्गर लाइफ स्पैन से क्या होगा, वो फूड भी महफूज रहेगी। अब हम देखते हैं मेटालिक कोटिंग का प्रोसेस कैसे अकर करता है। मेटालिक कोटिंग can take place by physical as well as electrolytic method। कि मेटालिक कोटिंग हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास आयरन कंटेनर है तो हम टिन का सोल्यूशन बना के उस पर पेंट आउट कर दें, जो हम फिज़िकली कर सकते हैं। अगर हमने फिज़िकल नहीं करना तो हम इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से, यानी इलेक्ट्रोलिटिक क्या है, वो इलेक्ट्रोलिसिस के ही मेथड से हम, जैसे हमने इलेक्ट्रोलिसिस स्टडी की थी इसी प्रीवियस इलेक्ट्रोलिसिस स्टडी की थी प्रीवियस टॉपिक में, तो प्रीवियस टॉपिक में हमने ये भी स्टडी किया था कि जो मेटल से हम उसके ऊपर दूसरी इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए दूसरे इलेक्ट्रॉन्स उस पर इम्पोज कर सकते हैं। जब हम दूसरे इलेक्ट्रॉन इम्पोज करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास टिन कंटेनर है, आयरन कंटेनर है और हमारे पास टिन मौजूद है, तो हम टिन की ऑक्सीडेशन करवाएंगे, यानी टिन की लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करवाएंगे। और वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ अटैच होंगे, आयरन के साथ आकर। जब वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगी टिन के, वो आयरन की सरफेस के साथ अटैच करेंगे। तो आयरन की सरफेस के साथ अटैच करने के बाद क्या होंगे, वो एक उसकी सरफेस पे लेयर बना लेंगे। जब वो एक उसकी लेयर बना लेंगे, हम उसको निकाल कर ड्राई आउट रखेंगे। जब देखेंगे तो क्या होगी, टिन की एक मेटालिक कोटिंग हो चुकी होगी। ये हम मज़ीद आने वाले टॉपिक्स में नेक्स्ट डिटेल के साथ स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे अकर करती है। ये थे 4 पॉइंट्स: रिमूवल ऑफ स्टेन्स, पेंटिंग एंड ग्रीसिंग, अलाइंग एंड मेटालिक कोटिंग। किसके लिए, जो प्रिवेंशनल मेथड फॉर कोरोजन, कि कोरोजन की प्रिवेंशन मेथड्स हैं, ये सारे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फिजिकल मेथड्स गैल्वेनाइजिंग एंड टिन कोटिंग। कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिजिकल मेथड स्टडी करते हैं। फिजिकल मेथड्स में सबसे पहले
जिंक कोटिंग और गैल्वेनाइजिंग। इसको हम जिंक कोटिंग भी कहते हैं और गैल्वेनाइजिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट हम इसको प्रोसेस को स्टडी करते हैं। प्रोसेस ऑफ कोटिंग a thin layer of zinc on iron is called galvanizing। कि क्या है, ये एक प्रोसेस ऑफ कोटिंग है कि हमने एक लेयर ऑफ जिंक किस पे बनानी है, आयरन पे। जब हम एक लेयर ऑफ जिंक आयरन पे फॉर्म करेंगे तो ये प्रोसेस गैल्वेनाइजिंग कहलाएगा। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। दिस प्रोसेस is carried out by dipping a clean sheet of iron in zinc chloride bath and then heating it। कि हम क्या करेंगे, ये प्रोसेस जो गैल्वेनाइजिंग हमने किया है, गैल्वेनाइजिंग क्या है, एक थिन लेयर ऑफ जिंक को हमने आयरन पे जब ऐड करना है, यानी थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल को हमने आयरन पे कोट करना है, तो आयरन पे कोटिंग का जो प्रोसेस है वो ऐसे कैरिड आउट होगा कि हम एक क्लीन शीट ऑफ आयरन लेंगे कि एक पीस ऑफ आयरन मेटल है जिस पे हमने जिंक क्लोराइड की कोटिंग करनी है। तो हम इसको क्या करेंगे, डिप करेंगे जिंक क्लोराइड में। जो ही हम इसको जिंक क्लोराइड में डिप करेंगे फिर हम इसको वहाँ बाथ करेंगे। बाथ करने का मतलब केमिस्ट्री में ये होता है कि आपने उसको नहलाना नहीं है, हम उसको पड़ा रहने देंगे 5 से 10 मिनट। जब हम उसको 5 से 10 मिनट पड़ा रहने देंगे तो वो जो जिंक क्लोराइड मौजूद होगा सोल्यूशन में, वो क्या करेगा, वो सरफेस ऑफ द शीट पे, जो आयरन शीट है उसकी सरफेस पे आके अटैच हो जाएगा। जो ही वो उसकी सरफेस पे आके अटैच होगा फिर हम उसको हीट देंगे। हीट देने से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो वहाँ अटैच हो जाएंगे। जैसे हमें किसी पर भी प्लास्टिक को कराना हो तो हम प्लास्टिक हीट करते हैं, प्लास्टिक मेल्ट हो जाता है। जो ही प्लास्टिक मेल्ट हो सकता है तो हम उसको कैसे भी उसकी शेप बना सकते हैं। इसी तरह जिंक क्लोराइड को भी हीट करने के बाद हम क्या करेंगे, आफ्टर दिस iron sheet is removed rolled into molten zinc metal bath and finally air cooled। कि जो आयरन शीट है तो अब हम रिमूव करेंगे, यानी थोड़ी देर बाद हम उसको रिमूव करके जो ही हीटिंग से हम उसको रिमूव करेंगे तो क्या होगी, रोलिंग होगी मोल्टन जिंक मेटल की। कि हम देखेंगे जो क्लोराइड है वो अवेपोरेट हो गया है, हमने इसलिए उसको हीट किया है ताकि क्लोराइड क्या करे, अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने के बाद वो क्लोरीन गैस में इवॉल्व होती है। जो ही वो क्लोरीन गैस में इवॉल्व होगा तो जो आयरन शीट वहाँ मौजूद होगी हम उसको क्या करेंगे, रोल करेंगे किसके साथ, जिंक मेटल के साथ। हम देखेंगे कि इसकी सरफेस पे सिर्फ जिंक मेटल ही रह गया है और जिंक मेटल रहने के साथ क्या है, उसको फिर हम मेटल के दोबारा भाप देंगे। दोबारा मेटल भाप देने के बाद उसको एयर कूल करेंगे, यानी उसको ठंडा कर लेंगे, उसको कूलिंग के प्रोसेस में ले जाएंगे। जैसे ही हम उसको कूलिंग के प्रोसेस में लेके जाएंगे तो वो क्या होगा, जो जिंक मेटल होगा वो आयरन की सरफेस के साथ फाइनली अटैच हो जाएगा। जब वो फाइनली मेटालिक एक कोटिंग कर लेगा तो ये प्रोसेस क्या होगा, गैल्वेनाइजिंग का, कि हमने एक लेयर ऑफ जिंक को आयरन मेटल शीट पे कैसे अटैच करवाया है। जब हमने उसकी कोटिंग करवाई है तो गैल्वेनाइजिंग क्या करता है, जिंक की जो प्रोटेक्ट होगी वो उसको प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम कोरोजन। एडवांटेजेस ऑफ गैल्वेनाइजिंग, एडवांटेज
एडवांटेजेस ऑफ गैल्वेनाइजिंग, कि गैल्वेनाइजिंग के क्या एडवांटेजेस होंगे। प्रोटेक्ट्स आयरन फ्रॉम रस्टिंग, कि जो जिंक प्रेजेंट होगा, जिंक क्योंकि एक कोरेजन रेजिस्टेंट मेटल है, कोरेजन रेजिस्टेंट हमने पहले भी इसकी बात यही की है कि उसको कोरेजन नहीं अकर कर सकती। जब उस पर कोरेजन ही नहीं अकर कर सकी तो वो एक रस्टिंग के प्रोसेस में नहीं जा सकता, और जैसे ही वो रस्टिंग के प्रोसेस में नहीं जा सकता तो इससे ये होगा कि जो कोरेजन है वो अकर करने से रस्टिंग नहीं होगी। जब आयरन की रस्टिंग ही नहीं होगी तो वहाँ जो एडवांटेजेस होंगे गैल्वेनाइजिंग के वो यही होंगे कि वो आयरन को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम कोरेजन, कि उसकी सरफेस को क्या होगा, कोटिंग सरफेस तब तक उसको प्रिवेंट करेगा जब तक उसकी कोटिंग सरफेस ब्रेकआउट ना होगी, क्योंकि एक टाइम लिमिट होती है। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड करते हैं तो उनकी बॉन्डिंग भी एक लिमिट तक रहती है। जब तक एक्सटर्नल फोर्सेस उन पर उनकी फोर्सेस को ओवरकम ना करें तब तक बॉन्ड नहीं टूटता। इसीलिए आयरन ये क्या गया है, जिंक के साथ बॉन्ड फॉर्म करके उसकी सरफेस पे अटैच है। लिहाजा तब तक जब तक एक्सटर्नल फोर्सेस वहाँ एक्ट नहीं करेंगी, जो ही एक्सटर्नल फोर्सेस वहाँ एक्ट करेंगी तो जो कोटिंग होगी जिंक सरफेस पे मेटल, जिंक मेटल की आयरन सरफेस पे वो ब्रेकआउट हो जाएगी। जैसे ही वो ब्रेकआउट होगी तो इसको दोबारा आयरन को रस्टिंग के प्रोसेस में कैरी आउट हो सकता है, क्योंकि जो फर्दर एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं वो इसका बॉन्ड ब्रेकआउट कर देंगी। ये था हमारा टॉपिक अबाउट जिंक कोटिंग नोन एज गैल्वेनाइजिंग। नेक्स्ट हमारे पास है टिन कोटिंग। टिन कोटिंग, टिन कोटिंग में it involves the dipping of clean sheet of iron in a bath of molten tin and then washing it through hot rollers. Such sheets are used in beverages and food cans. टिन कोटिंग का फिनोमेना कैसे अकर करता है? इट इन्वॉल्व्स द डिपिंग ऑफ क्लीन शीट ऑफ आयरन in a bath of molten tin and then passing it through hot rollers. Such sheets are used in beverages and food cans. कि टिन कोटिंग क्या होती है कि हमने टिन का सोल्यूशन बनाया है, मोल्टेन टिन का सोल्यूशन प्रेजेंट, हमने क्लीन शीट ऑफ आयरन लेंगे, उस क्लीन शीट ऑफ आयरन को क्या करेंगे, हम उसमें डिप करेंगे। जो ही हम उस पर डिप करेंगे जो टिन मौजूद होगी वो क्या करेगी, वो सरफेस कवर कर लेगी आयरन की। जो ही वो आयरन की सरफेस कवर आउट कर लेगी तो इसको देन पास करेंगे हम हॉट रोलर से। हॉट रोलर से हम इसको इसलिए पास करेंगे क्योंकि जो टिन है वो क्या हो, वो प्रेस्ड हो जाए और वो उसकी ड्राइनेस आ जाए। हॉट रोलर से उसको हीट मिलेगी, हीट मिलने से वहाँ ड्राइनेस होगी, और ड्राइनेस होने के बाद क्या होती है कि ये जो टिन हम कैंस बनाते हैं ये फूड कैंस में और बेवरेजेस यानी कोल्ड ड्रिंक्स में और दूसरी ड्रिंक्स में भी यूज़ होते हैं। टिन प्रोटेक्ट्स the iron only as long as its protective layer remains intact. Once it is broken, and the iron is exposed to the air and water, iron rusts rapidly.
कि जो ही जब टिन प्रोटेक्टिव आयन के जो ही वो उसकी प्रोटेक्शन लेयर टूटेगी, और प्रोटेक्शन लेयर तब टूटेगी क्योंकि जैसे हमने गैल्वेनाइजिंग में बात की, जो टिन इसके साथ अटैच हुई है उसने जब बॉन्ड बनाया है तो बॉन्ड बनाने के लिए उसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है। जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड उसने यूज़ करना है, उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद क्या होगा, टिन रिमूव हो जाए शुरू हो जाएगी। जो टिन रिमूव होना शुरू होगी तो रिमूवल ऑफ टिन के साथ साथ क्या होगा, जो रस्टिंग का प्रोसेस है वो कैरी आउट होगा। रस्टिंग का प्रोसेस स्पीड से कैरी आउट होगा। यूँ ही रस्टिंग का प्रोसेस स्पीड से कैरी आउट होगा, इससे ये अंदाज़ा लगेगा कि यहाँ जो सरफेस कोटिंग की थी हमने वो ख़त्म होगी। जैसे ही वो सरफेस कोटिंग ख़त्म होगी, गैल्वेनिक सेल भी जो इसमें है उसका रिएक्शन कैरी आउट होगा, और रिएक्शन से क्या होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन टेक प्लेस करेगी। जो ही रस्टिंग ऑफ आयरन टेक प्लेस करेगी तो रस्टिंग ऑफ आयरन से ये है कि वहाँ जो कुरैयस थी वो पैदा होनी शुरू हो जाएंगे, यानी ऑक्सीडेशन का रिडॉक्स रिएक्शन से अकर करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन तब तक अकर नहीं करेंगे जब तक उस पर टिन की कोटिंग रहेगी, क्योंकि टिन एक कुरैयन रेजिस्टेंट मेटल है। कुरैयन रेजिस्टेंट मेटल होने के बावजूद वो क्या है, एक ऐसे अकर करता है जैसे हमने उसकी सरफेस को कोट कर लिया हो, और सरफेस कोटिंग के बाद क्या होगा, उसमें रस्टिंग अकर नहीं करेगी। ये था हमारा टिन कोटिंग। ये दो प्रोसेस थे जिनके ज़रिए हम मेटालिक कोटिंग करके आयरन को रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है। ये फिज़िकली मेथड था जिसको हम फिज़िकली किसी भी इंडस्ट्री में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन जो आगे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है ये केमिकल्स की मौजूदगी में अब प्रैक्टिकली फॉर्म किया जाता है, और ये प्रैक्टिकली ऑपरेट भी करते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कि ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग है कि हमने एक मेटल पे दूसरे मेटल को इम्पोज करना है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, electroplating is depositing of metal over the other by means of electrolysis। कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, एक मेटल को दूसरे मेटल पे हमने डिपॉजिट करना है। एक मेटल को दूसरे मेटल पे डिपॉजिट करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमेना अकर करेंगे, यूज़ करेंगे। जब इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमेना अकर करेगा, यानी हम वैसे ही जैसे हमने पिछले प्रीवियस टॉपिक में इलेक्ट्रोलाइटिक स्टाइल स्टडी किए हैं, जिसमें हमने थ्रू यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दो इलेक्ट्रॉन से क्या करवाए थे, रिडॉक्स रिएक्शन अकर करवाए थे, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हुए थे और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हुआ था। और फिर हमने दो मेटल्स में से एक मेटल को सेपरेट आउट भी किया था। वही मेथड हम यहाँ यूटिलाइज करेंगे एक मेटल को दूसरे मेटल पे इम्पोज करने के लिए, एक मेटल को दूसरे मेटल पे डिपॉजिट करने के लिए। नेक्स्ट, दिस प्रोसेस इज यूज्ड, this process is used to protect metals against corrosion and to improve their appearances. This process protect the metals against corrosion and to improve their appearance। कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम मेटल को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। किससे प्रोटेक्ट करना है? सिर्फ corrosion और स्टेन से। corrosion और स्टेन से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रोलिसिस के फिनोमेना पे एक मेटल को दूसरे मेटल पे डिपॉजिट करेंगे, और दूसरा मेटल हम वो डिपॉजिट करेंगे जो corrosion रेजिस्टेंस हो। जैसे हमने भी स्टडी किया जिंक, टिन और क्रोमियम, ये सारे corrosion रेजिस्टेंस है, और corrosion रेजिस्टेंस होने के साथ साथ क्या है, ये एक्ट नहीं करते।
जब हम और साथ साथ हम इसकी इम्प्रूव कर सकते हैं अपीरियंसिस। जो ही हम इसकी अपीरियंसिस इम्प्रूव करेंगे, अपीरियंस इम्प्रूव करने के साथ जैसे एक मेटल है हमारे पास, अगर हमने उस पर गोल्ड को डिपॉजिट करना है तो गोल्ड एक लस्ट्रस मेटल है, यानी गोल्ड एक चमकदार धात है। हम क्या करेंगे, उस चमकदार धात को उस पर डिपॉजिट करेंगे। जब हम वो चमकदार धात उस पर डिपॉजिट करेंगे तो जिस मेटल पर ये डिपॉजिशन हुई है उस मेटल की अपनी एक लस्ट्रस निकल आएगी, उसकी अपनी एक अपीरियंस बन जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कि इलेक्ट्रोलिसिस का प्रिंसिपल क्या है और इलेक्ट्रोलिसिस कैसे कैरिड आउट होती है। एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल in which a node is made up of metal to be deposited and cathode of the object on which metal is to deposit। कि प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये है कि द इलेक्ट्रोलिटिक सेल इन विच ए नोड इज मेड अप ऑफ मेटल टू बी डिपॉजिटेड एंड कैथोड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच मेटल इज टू डिपॉजिट। कि ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रिंसिपल ये है कि जो पे हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेना है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम एक एनोड रखेंगे और साथ एक कैथोड रखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन विच एनोड इज मेड अप ऑफ मेटल टू बी डिपॉजिटेड एंड कैथोड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच मेटल इज टू बी डिपॉजिट। कि जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में स्टडी किया था, हम एक एनोड रखते हैं एक कैथोड रखते हैं। जब एक एनोड होता है और कैथोड होता है, फिर हमने दो रिडॉक्स रिएक्शन स्टडी किए कि रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक प्लेस करती है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने फर्दर स्टडी किया कि ऑक्सीडेशन जो है एनोड पे होती है, यानी एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना है, तो फिर हम वहाँ वो मेटल रखेंगे जिसको हमने दूसरे के ऊपर डिपॉजिट करवाना है। जब हम वो मेटल रखेंगे जिसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर हम कैथोड पे वो मेटल रखेंगे जिसने गेन करना है इलेक्ट्रॉन्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जिंक कोटिंग करवानी है, हम जिंक मेटल को यहाँ रखेंगे एनोड पे और जो आयरन मेटल है उसको हम कैथोड पे रखेंगे, क्योंकि जो जिंक है उसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करना है। जो ही जिंक ने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करना शुरू किया तो वो इलेक्ट्रॉन्स आयरन मेटल गेन करेगा। जो ही वो आयरन मेटल गेन करेगा तो वो सारे इलेक्ट्रॉन उसकी सरफेस पे एज ए सरफेस कोटिंग कर लेंगे। जो ही उसकी सरफेस पे एक सरफेस कोटिंग होगी, हम अपने सेल को एक्सट्रैक्ट करके क्या करेंगे, वहाँ से डिपोजिशन ख़त्म कर लेंगे। द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, द इलेक्ट्रोलाइट्स इज इन aqueous solution of a salt of the respective metal कि जो एक्वस सोल्यूशन होगा इलेक्ट्रोलाइट्स का वो एक रिस्पेक्टिव सॉल्ट का होगा, यानी एक यूजफुल सॉल्ट हम उसमें अप्लाई करेंगे और वो सॉल्ट क्या करेगा, उसमें उसके इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म होंगे जो आयंस के और इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र आउट करेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग के इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस कैसे कैरी आउट होता है। प्रोसीजर फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इन दिस प्रोसेस ऑब्जेक्ट टू बी electroplated is cleaned with sand
washed with caustic soda, is cleaned with sand, washed with caustic soda solution, and finally then washed with water. The anode is made of the metal which is to be deposited like chromium and nickel. In this process, object to be electroplated is cleaned with sand, washed with caustic soda, and finally washed with water solution. Then anode is made up of metal which is to be deposited like chromium और निकल कि हम ऐसा क्या करेंगे जिसमें हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, जिस मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उस मेटल को हम क्लीनली पहले सैंड से वॉश करेंगे ताकि उसकी सारी इम्प्योरिटीज ख़त्म हो जाए। जैसे ही उसकी इम्प्योरिटीज़ ख़त्म होगी फिर उसको कॉस्टिक सोडा जैसे NaOH से हम वॉश करेंगे। जब हम उसको NaOH से वॉश करेंगे उसके बाद वो बेसिक मेटल बन जाएगा और बेसिसिटी होने के बाद हम उसको वाटर जो कि एक न्यूट्रल सोल्यूशन होता है उससे वॉश करेंगे। जब हम वाटर से वॉश करेंगे तो वाटर से वॉश करने के बाद हम उसको फिर एनोड उस मेटल का लेंगे जिसको हमने डिपॉजिट करवाना है, जैसे क्रोमियम हो गया, निकल हो गया। The cathode is made up of the object that is to be electroplated like some sheet मेड अप ऑफ आयरन कि हम कैथोड उसको रखेंगे जिसमें क्या होगा, हमने इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमेना अकर करवाना है यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है। उस प्रोसेस को हम क्या करेंगे कि उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम वो शीट ऑफ आयरन लेंगे, जो वो शीट ऑफ आयरन होगी वो इलेक्ट्रोप्लेट जिस पे करवाना है। द इलेक्ट्रोलाइट in this system, the electrolyte in this system is a salt of the metal being deposited कि जो हम इलेक्ट्रोलाइट्स इस सिस्टम में यूज़ करेंगे वो जो मेटल हमने डिपॉजिट करना है उसी के करेंगे। फॉर एग्जांपल जिंक सल्फेट, निकल सल्फेट एंड क्रोमियम सल्फेट कि हम इनके ही सॉल्ट्स यूज़ करेंगे। द इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक is made up of cement, glass or wood in which anode and cathode are suspended कि जो हमने जिसमें ये प्रोसेस कैरी आउट करना है वो टैंक आया सीमेंट से बना हो, ग्लास से बना हो या वुड लकड़ी से बना हो और उसमें दोनों एनोड और कैथोड सस्पेंडेड हों। सस्पेंडेड होने के बाद जो है नेक्स्ट है electrodes should be connected with a battery कि जो दोनों इलेक्ट्रोड्स होंगे वो बैटरी के साथ भी कनेक्टेड होने चाहिए। जब वो दोनों बैटरी के साथ कनेक्टेड होंगे when current is passed
when current is passed the metal from anode dissolves in solution and metallic ions migrate to the cathode and discharge or deposit on कैथोड कि जो ही करंट पास की जाएगी, करंट की पासिंग से क्या होगा, जो मेटल एनोड होगा उसको डिज़ोल्व किया जाएगा एक सोल्यूशन में। जो ही वो मेटल एनोड होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा, जो ही वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा वो डिज़ोल्व होगा एक सोल्यूशन में। जैसे ही वो एक सोल्यूशन में डिज़ोल्व आउट होगा तो उसमें जो मेटेलिक आयंस होंगे वो माइग्रेट करेंगे टूवर्ड्स द कैथोड। कि इसलिए हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जो है उन्हीं सॉल्ट्स का बनाया है ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करे एनोड मेटल है तो वो सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ बॉन्ड फॉर्म ना करें, वो सारे क्या हों, वो माइग्रेट करें टूवर्ड्स द कैथोड। जब वो टूवर्ड्स द कैथोड माइग्रेट करेंगे तो उनकी माइग्रेशन के साथ क्या होगा, वो मेटालिक आयंस मूव आउट करेंगे। मूव आउट करने के बाद एज अ रिज़ल्ट as a result of the discharge a thin layer of metal deposits on the object which is then pulled out and cleaned। कि जब रिज़ल्ट क्या उसका होगा कि जो ही डिस्चार्जिंग ऑफ अ थिन लेयर मेटल डिपॉजिट होगी, कि जैसे ही मेटल पे जिंक आयंस की एक थिन लेयर पैदा हो जाएगी, जैसे ही वो थिन लेयर पैदा होगी तो क्या होगा, हम उसको डिस्चार्ज आउट कर देंगे। डिस्चार्ज आउट यानी वो हम इलेक्ट्रोड बाहर निकालेंगे। जब वो इलेक्ट्रोड को सस्पेंड कर देंगे फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक तो हम उसको पुल्ड आउट करने के बाद उसको क्लीन करेंगे। जैसे ही क्लीन करेंगे हम ये इमेजिन करेंगे कि जो आयरन लेयर थी उसके ऊपर क्या है, जिंक की मुकम्मल कोटिंग हो गई है। जब जिंक की मुकम्मल कोटिंग हो गई है तो जो फॉर्मेशन होगी वो प्लेटिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग वो अक्कर कर गई है। ये वो प्रोसीजर है जिसके तहत क्या होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग अक्कर करती है। यानी ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए हमने एक मेटल को दूसरे मेटल पे डिपॉजिट करवाना है, वो प्रोसेस इसके ज़रिए अक्कर करता है। नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स यानी कुछ इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे अक्कर करती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर कि सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर, द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर इज carried out by establishing an electrolytic cell the pure piece of silver strip acts as anode and then dipped in silver nitrate solution. The cathode is the metallic object
is the metallic object to be electroplated such as spoon. कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे अकर करती है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर इज कैरिड आउट बाय एस्टैब्लिशिंग एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. द प्योर पीस ऑफ सिल्वर स्ट्रिप एक्ट एज अ anode and then dipped in silver nitrate solution. The cathode in the metallic object to be electroplated is spoon. कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का फिनोमेना है उसको डायग्रामेटिकली हम स्टडी करते हैं. इसकी डायग्रामेटिकली जस्ट लाइक a beaker, anode, cathode. Cathode is of spoon in which the deposition should occur, and silver rod, battery, anode positive, cathode negative. AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन. कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो प्रोसेस है वो ऐसे कैड आउट होता है कि ये वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का बीकर है और बीकर में हमारे पास दो इलेक्ट्रोड मौजूद हैं. दो इलेक्ट्रोड में एक एनोड हमारे पास मौजूद है जो सिल्वर रॉड यानी प्योर सिल्वर से मिलकर बना है, और उसके बाद एक जगह हमारे पास कैथोड मौजूद है जो कि स्पून है जिसमें हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस कैरी आउट करवाना है, जिसको प्लेटेड करना है हमने सिल्वर के साथ. सिल्वर के साथ प्लेटिंग करने के लिए हमने उसको बैटरी के साथ कनेक्ट आउट किया है. नेक्स्ट देखते हैं कि जो ही हम करंट ऑन करेंगे तो क्या प्रोसेस अकर करेगा. व्हेन करंट इज पास्ड, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड through the cell, the anode dissolves, to produce Ag plus ions that migrate towards the cathode. At cathode they are discharged. At cathode they are discharged and deposited on object like spoon. Reactions occurring are at anode. एनोड पे आपको पता ऑक्सीडेशन कैरी आउट करती है यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Ag सिल्वर, Ag प्लस और इलेक्ट्रॉन कि Ag क्या करेगा इलेक्ट्रॉन है देगा. और एट कैथोड के फर्दर जो रिएक्शन कैथोड पे अकर करेगा वो रिडक्शन अकर करेगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कि Ag पॉजिटिव और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या बनाएंगे Ag बनाएंगे. यानी ये क्या है, ये स्पून है जिसने क्या किया इलेक्ट्रॉन्स करके उसने सिल्वर कैरी आउट की और सिल्वर फॉर्मेट की. डायग्राम से हम इसकी वर्किंग दोबारा चेक आउट करते हैं कि डायग्रामेटिकली अगर हमने जब करंट पास आउट की तो करंट पास आउट करने के बाद जो यहाँ Ag मौजूद था उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए.
जो ही उसने इलेक्ट्रॉन्स दिए वो Ag पॉजिटिव की फॉर्म में आ गया। Ag पॉजिटिव, यहाँ जो Ag पॉजिटिव था उसने ये इलेक्ट्रॉन्स एक्ट करने के बाद Ag बन गया। कि यानी करंट पास करने के बाद जो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन एनोड पे अकर हुआ है, उस ऑक्सीडेशन के रिएक्शन में क्या हुआ कि जो सिल्वर मौजूद थी उसने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया है। जब उसने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मदद से क्या होगा, जो स्पून मौजूद होगा उसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करना है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से क्या होगा कि जो ही वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से यहाँ हमें प्योर सिल्वर जो स्पून पे कोटेड हो जाएगी। जब सिल्वर स्पून पे कोटेड हो जाएगी तो ये एग्जांपल्स होंगी किसकी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। कि इस एग्जांपल्स में हम क्या कर सकते हैं, जो कॉमन एग्जांपल्स हम फॉर्म कर सकते हैं वो हैं common examples are silver plating of tablewares, cutlery, ज्वेलरी एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स। कि जिनकी हम सिल्वर प्लेटिंग कर सकते हैं उसमें टेबलवेयर, कटलरी, ज्वेलरी एंड स्टील। कि इनकी हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कि इनको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के फिनोमेना में हम एज ए कैथोड रखकर इन पर सिल्वर डिपॉजिट कर सकते हैं। क्योंकि सिल्वर पे जो ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करती है उसकी इलेक्ट्रॉन्स में वो तो सिल्वर नेचर में होते हैं, यानी उस इलेक्ट्रॉन्स में वो सिल्वर के ही हैं, उनके अंदर जो नेचर और जो प्रॉपर्टीज़ पाई जाएंगी वो सिल्वर की ही पाई जाएंगी। इसलिए हम जब उसको कैथोड पे इम्पोज करते हैं या डिपॉजिट करते हैं तो उससे ये होता है कि इम्पोज करने से क्या कि जो मॉलिक्यूल्स थे, जो आयंस थे और जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो किस पे इम्पोज हुए, उस पर स्पून पे। तो स्पून पे होने के उनकी नेचर वाइज क्या हो गया, स्पून सिल्वर का हो गया। ये थी नेचर वाइज अकरिंग ऑफ स्पून। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। क्या हम क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। ये थी इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। कि क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसी अकर करती है। क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोप्लेटिंग of chromium is carried out in same way as of silver। कि क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी ऐसे ही कैरिड आउट होती है जैसे सिल्वर की हुई थी। द ऑब्जेक्ट टू बी electroplated is dipped in aqueous solution of chromium sulfate containing a little sulfuric acid that acts as electrolyte। कि जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम है वो भी एज इट इज़ ये अकर करती है जैसे सिल्वर की हो, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा यानी जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो हर जगह चेंज होंगे। जैसे पहले हमने सिल्वर की स्टडी की थी तो हमने सिल्वर सॉल्ट ही यूज़ किया था। अब हम क्रोमियम की स्टडी करेंगे तो क्रोमियम सॉल्ट ही यूज़ करेंगे। तो क्रोमियम सॉल्ट क्या क्रोमियम सल्फेट को हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें साथ थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए यूज़ करेंगे कि ये एज ए इलेक्ट्रोलाइट एक्ट कर सके। जब ये एज ए इलेक्ट्रोलाइट एक्ट करेगा तो ये सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करने से ये एज ए स्ट्रॉन्ग
इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने के साथ साथ क्या होगा कि इसकी जो इलेक्ट्रोलिसिस होगी वो भी कैरी आउट होगी। तो इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट होने के लिए द ऑब्जेक्ट to be electroplated, the object to be electroplated act as cathode while anode is made up of antimonial lead. The electrolyte ionizes and provides chromium plus 3 which reduces and deposit on cathode। कि जो ऑब्जेक्ट इसको हमने इलेक्ट्रोप्लेट करना है वो एज ए हम कैथोड लेंगे, जैसे हमने प्रीवियस इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ किया कि उसको हम एज ए कैथोड लेंगे, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन का प्रोसेस कैरी आउट होता है और यहाँ वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे उन्होंने गेन करना है। जब भी वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा एनोड होगा वो एक एंटीमोनियल लेड से बना होगा। एंटीमोनियल लेड से इसलिए बना होगा क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट है उनको वो आयोनाइज करेगा और आयोनाइज करने से जो हमारे पास सॉल्ट होगा वो क्रोमियम और सल्फेट आयंस देगा। जो ही वो क्रोमियम और सल्फेट आयंस देगा तो जो क्रोमियम होगा वो जाके कैथोड पे रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। जो ही वो कैथोड पे जाके रिड्यूस होना शुरू होगा तो कैथोड पे उसकी रिडक्शन अकर करेगी। जैसे ही उसकी रिडक्शन वहाँ अकर करेगी तो उसकी रिडक्शन में हम ये स्टडी करेंगे कि आया जो क्रोमियम आयंस आयोनाइज हुए थे उनकी एनर्जी हाई होने की वजह से उन्होंने वहाँ जाकर रिडक्शन यानी वहाँ जाकर उन्होंने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करना शुरू किया। जो ही उन्होंने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुरू किया तो जो क्रोमियम मेटल था, जो क्रोमियम हमने अकरिंग करनी थी, जो क्रोमियम की अकरिंग होनी थी वो अकर हो गई है, यानी क्रोमियम मेटल यहाँ अकर कर गया है। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोलिटिक्स प्रोड्यूस करते हैं रिएक्शंस, produces reaction produces on cell R कि हमारे पास क्रोमियम सल्फेट था जो सॉल्ट हमने यूटिलाइज़ किया था। उस सॉल्ट की यूटिलाइजेशन से हमने क्या बनाया, हमने क्रोमियम आयंस बनाए। जो ही क्रोमियम आयन की फॉर्मेशन हुई तो साथ सल्फेट आयंस भी बनेंगे 3SO4-2 के सल्फेट आयंस भी बने। फिर हम चेकआउट करते हैं इसकी एनोड और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन अकर किया, क्योंकि अगर हम इसकी डायग्राम को ऑब्जर्व करें, बिगर इलेक्ट्रोड्स जैसे ना कॉमन डायग्राम, बैटरी, एनोड, कैथोड, क्रोमियम सल्फेट सॉल्यूशन, बैटरी, एंटीमोनियल लेड एंड टू बी प्लेटेड कि जिस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होनी है, तो यहाँ क्या होगा, जो ओवरऑल रिएक्शन एट एनोड कि जो एनोड पे रिएक्शन होगा, एनोड पे गाल्वन ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कैरी आउट होता है और ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद जो रिएक्शन है 4OH नेगेटिव 2H2O प्लस
O2 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन्स जो इसने ऑक्सीडाइज किए हैं एट कैथोड। कि कैथोड पे कौन सा प्रोसेस कैरी आउट होगा, रिडक्शन का। और रिडक्शन क्या होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हमारे पास क्रोमियम +3 जो हमने आइंस पहले बनाए थे उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स और क्रोमियम सॉलिड फॉर्म में हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो गया। कि यहाँ जो रिएक्शंस हैं वो ये कर हुए हैं कि हमारे पास क्रोमियम जो है एक्सट्रैक्ट हो गया है। इसलिए हम जो यूजली यूज़ करते हैं वो निकल और कॉपर को यूज़ करते हैं, लेकिन जो क्रोमियम है ये इटसेल्फ एक एडहेयर है और ये स्टील सरफेस होती है इसके लिए, क्योंकि ये क्रोमियम में से क्या है मॉइस्चर पास आउट हो जाता है और ये मेटल स्ट्रिप ऑफ भी हो सकता है। कि क्रोमियम वाहिद एक ऐसा मेटल है जो क्या कर सकता है, जो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेता है। और मॉइस्चर अब्जॉर्ब करने से क्या होता है, जब इसकी कोटिंग का प्रोसेस हो रहा होता है, जब इसको कोट किया जाता है किसी मेटल के साथ है, तो मेटल के ऊपर जो कोटिंग होती है तो ये मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता है। और जो है ये मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता है तो जो कोटिंग है वो स्लिप आउट हो जाती है, यानी वो वहाँ से कोटिंग उसकी उतर जाती रही है। इसलिए निकर और जो कॉपर है ये प्रोवाइड करते हैं हमें एडहेशन, कि ये क्या है, इनकी एडहेसिव नेचर है। और एडहेसिव नेचर होने के साथ साथ ये क्या करते हैं कि ये मुकम्मली बॉन्ड बना लेते हैं। जब ये मुकम्मली बॉन्ड बना लेते हैं तो मुकम्मल बॉन्ड बनाने की वजह से क्या होता है कि जो क्रोमियम है वो जो डिपॉजिट होता है एज ए एडहेसिव लेयर में, वो लास्ट लॉन्गर नहीं एक्ट करता एज इसकी निकल की बनिस्बत। इसी तरह जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग रेजिस्ट करती है वो क्रोमियम की और गिव देती है हमें एक स्लीवरी अपीयरेंस। क्रोमियम किसके लिए एक स्लीवरी अपीयरेंस भी देता है कि क्रोमियम की वजह से क्या होगा, हमारी एक स्लीवरी अपीयरेंसेस होंगी। और ये थे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम, जिसमें हमने क्रोमियम की आयोनाइजेशन के थ्रू हमने उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की है। क्योंकि जो हमने एनोड लिया था वो एक एंटीमोनियल लेड के मिलकर बना हुआ था और एंटीमोनियल लेड एक अलग एलिमेंट है। इसलिए एंटीमोनियल लेड होने से क्या होगा कि जो नेक्स्ट हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टडी करेंगे तो वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, वो जो क्रोमियम आयोनाइज हुआ था उसकी मदद से, कि जो आयनाइजेशन के प्रोसेस में क्रोमियम ने आयंस लूज़ किए थे, वो आयंस ने क्या किया, अपनी रिडक्शन करवाई, यानी खुद को रिड्यूस किया। खुद को रिड्यूस कैसे किया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। जो ही उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए उनकी रिडक्शन होगी और रिडक्शन होने के साथ वो कहाँ मूव किया, उन्होंने कैथोड पे। जो ही उन्होंने कैथोड पे मूव किया तो इलेक्ट्रॉन्स ने वहाँ उनको गेन किया और गेन करने के बाद हमें जो है वो क्रोमियम कोटेड मेटल मिल गया। कि क्रोमियम कोटेड मेटल कैसे, थ्रू आयनाइजेशन प्रोसेस। ये थी इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। नेक्स्ट जो हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक। कि जिंक मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, जिंक मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग, द टारगेट मटेरियल, द टारगेट मेटल is cleaned in alkaline detergent solution and it is treated with acid in order to remove any rust or surface scales। कि जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक है वो कैसे कैरिड आउट होगी, कि द टारगेट मेटल इज क्लीन्ड इन अल्कलाइन डिटर्जेंट solution and it is treated with acid in order to remove any rust or surface scales। कि हम जो टारगेट मटेरियल है
जिसमें हमने जिंक की प्लेटिंग करनी है, उसको क्या करेंगे, एक अल्कलाइन डिटर्जेंट जैसे ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स है बेरिलियम मैग्नीशियम हो गया, ये अल्कलाइन इन नेचर है। जब इनका एक डिटर्जेंट हम फॉर्म करेंगे तो वो अल्कलाइन डिटर्जेंट होगा। उसमें हम इस सोल्यूशन में हम इसको क्लीन करेंगे, क्लीन करने के बाद इसको ट्रीट करेंगे एक एसिड के साथ। जैसे ही हम इसको एक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो इसमें से क्या रिमूव करेंगे, जो रस्ट मौजूद होगा, जो रस्ट मौजूद होगा हम उसको रिमूव करेंगे। जैसे ही हम उस रस्ट को मूव करेंगे तो जो सरफेस स्केल होगा, तो सरफेस स्केल क्या पैदा करेगा कि यहाँ जो सरफेस स्केल्स मौजूद हैं यानी जो स्टेन्स मौजूद होंगे उसको रिमूव आउट करेंगे। उनको रिमूव आउट करने के बाद जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन the metal by immersing in a chemical bath containing electrolyte zinc sulfate कि जो जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन द मेटल बाय इमर्सिंग इन अ केमिकल बाथ कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट कि जो जिंक मेटल होगा उसको हम कहाँ डिपॉजिट करेंगे, एक केमिकल बाथ में। और जो हम इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन लेंगे वो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन हम जिंक सल्फेट का लेंगे, क्योंकि जिस मेटल को हमने डिपॉजिट करना होता है हम उसका ही इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन लेते हैं। जब हम उसका ही एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन लेंगे तो वो सोल्यूशन कौन सा होगा, जिंक सल्फेट का। और जब हम इसको करना होगा तो हम एक केमिकल बाथ में इसको एक सेल बनाएंगे। जब सेल बनाएंगे जो ही हम करंट पास आउट करेंगे तो जो हमारा टारगेट मटेरियल होगा कैथोड, उन पर जिंक के आयंस मूव आउट या माइग्रेट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो ही करंट पास होगी तो वो आयनाइज हो जाएंगे। आयनाइज होने के बाद क्या होगा, जिंक क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ मूव आउट करेंगे, टूवर्ड्स द कैथोड। जब वो कैथोड पे मूव आउट करेंगे तो वो अब्जॉर्ब करके किस पे अटैच होगा, कैथोड पे। इस तरह हम क्या करेंगे, जब ये रिएक्शन पूरा हो जाएगा तो हम कैथोड को जब बाहर निकालेंगे तो हम देखेंगे कि इस मेटल की को उस पे ऊपर कोटिंग हो चुकी है, कि मेटल के ऊपर एक लेयर बन गई है। तो वो लेयर किससे मिलकर बनी है, वो लेयर मेटल से मिलकर बनी है कि उसके ऊपर क्या हुई है, जिंक की कोटिंग अकर की है। जो ही उसके ऊपर हम जिंक की कोटिंग करवाएंगे हम देखेंगे कि जो जिंक मेटल है उसकी आयनाइजेशन के बाद उसके जो आयंस थे वो कहाँ मूव आउट करके, कि उसके आयंस ने मूव आउट करके एक सोल्यूशन से उन्होंने कैथोड पे मूव आउट किया है। जब उन्होंने कैथोड पे मूव आउट किया है तो वो जो सोल्यूशन होगा उसने कैथोड पे एक लेयर बना दी है। जब वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेंगे तो हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी। और ये थी हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक मेटल, कि जिंक मेटल की हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे करवाई है। नेक्स्ट जो हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो टिन की, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन। कि अब हमने आयरन पे जैसे हमने टिन कोटिंग की थी इसी तरह हम अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन करेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन इज कैरिड आउट, टिन इज यूजुअली electroplated on steel by placing the steel into a container containing a solution of tin salt. The steel is connected to an electrical circuit acting as
कैथोड, कि जब हम टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे तो टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम ये स्टडी करेंगे कि टिन इज यूजुअली इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन स्टील बाय प्लेसिंग द स्टील इनटू अ कंटेनर कंटेनिंग अ सॉल्यूशन ऑफ टिन सॉल्ट। कि हमने जो टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे तो हम जो टिन सॉल्ट बनाएंगे उसमें एक सॉल्यूशन में कंटेनर में डिप करेंगे, तो जो स्टील कनेक्टेड करेंगे हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ वो एक्ट करेगी एज ए कैथोड। कि टिन में जो कनेक्ट करेंगे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ टिन स्टील को, वो एज ए कैथोड एक्ट करेगी। जब वो एज ए कैथोड एक्ट करेगी तो वाइल अदर इलेक्ट्रोड मेड ऑफ टिन मेटल एक्ट एज एनोड। कि जो अदर हमारे पास कैथोड होगा वो एनोड की तरह जो एक्ट करेगा वो टिन मेटल का होगा, क्योंकि उसकी एक्टनेस ही ऐसी एनोड होती है कि हमारे पास एक फिक्स एनोड नहीं है। हमने सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मेटल से मिलकर बनते हैं, लिहाजा जिस रिएक्शन में हमने जो से मेटल का एनोड चाहिए होता है हम उसको एज ए नेचर वाइज एक्ट करवाते हैं। कि अगर हमारे पास टिन मेटल मौजूद है तो उसको हम एज ए एनोड एक्ट करवाएंगे। when an electrical current passes through the circuit, tin metal ions present in solution deposit on steel। कि जो ही हम एनोड फॉर्म करेंगे, एनोड की फॉर्मेशन के बाद जो ही हम उसमें इलेक्ट्रिकल करंट पास करेंगे तो इलेक्ट्रिकल करंट की पासिंग की वजह से क्या होगा, जो टिन आयंस वहाँ प्रेजेंट होंगे वो सॉल्यूशन में से माइग्रेट करेंगे टूवर्ड्स द स्टील, कि जिसमें हमें इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। ये उस तरफ मूव आउट करेंगे। जब ये उस तरफ मूव आउट करेंगे तो इनकी मूविंग की वजह से क्या होगा कि जो प्लेटिंग होगी वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी उसकी, किसकी, स्टील की। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ स्टील में हमने ये कहना है कि जो आयन टिन के आयंस थे उनको हमने स्टील पे इम्पोज करना है। जब वो टिन के आयंस स्टील पे इम्पोज होंगे तो उनकी इम्पोजिंग की वजह से क्या होगा कि ये डिपोजिशन का प्रोसेस कैरी आउट होगा और इस तरह इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन में कैरी आउट होगी। यानी हमने जो स्टील है उस पर टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की है, क्योंकि आयनाइजेशन का प्रोसेस है। क्योंकि जो ही हमने करंट पास की थी तो आयंस फॉर्म हुए थे, तो जो आयंस फॉर्म होने हुए थे वो हाई काइनेटिक एनर्जी की तरफ वजह से वो किसकी तरफ मूव कर गए और वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन से जो अकर कर गए। जैसे हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टडी किया था ए जी क्या कहता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कि हमने जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ स्टडी किया था कि यहाँ डिपोजिशन ऑफ स्टील होती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। कि अब हमने रिफाइनिंग ऑफ कॉपर करनी है कि इम्प्योर से प्योर कॉपर फाइंड आउट करनी है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर कि हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग भी इसी प्रोसेस से कर सकते हैं। ये नहीं कि हम एक मेटल को दूसरे मेटल पर डिपॉजिट करने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रोप्लेटिंग का फिनोमेना अकर करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग के फिनोमेने के साथ साथ हम इनकी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में इम्प्योर कॉपर इज रिफाइंड by the electrolytic method in electrolytic cell। कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ही हम इसकी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर सकते हैं। कैसे, हम इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो इम्प्योर कॉपर एक्ट एज एन ओड।
कि इम्प्योर कॉपर को हम एक्ट एज ए एनोड करवाते हैं। जो ही वो एक्ट एज ए एनोड करेगी वहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर करेंगे। और प्योर कॉपर प्लेट एक्ट्स एज कैथोड, कि प्योर कॉपर प्लेट एक्ट करेगी एज ए कैथोड। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4 के कॉपर सल्फेट के हम इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ यूटिलाइज करेंगे। कि इसकी वर्किंग जो होगी, कि वर्किंग ऑफ रिफाइनिंग कैसे अकर करेगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं कि कॉपर एटम फ्रॉम इम्प्योर कॉपर एटम क्या करेंगे, वो मूव आउट करेंगे और लूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। कि जो कॉपर हमारे पास मौजूद है वो कॉपर क्या करेगी, लूज़ करेगी इलेक्ट्रॉन्स। जो ही इम्प्योर कॉपर लूज़ करेगी इलेक्ट्रॉन्स, इम्प्योर कॉपर विल लूज इलेक्ट्रॉन्स। कि इम्प्योर कॉपर में जो प्योर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे वो लूज़ आउट होंगे। जो ही वो लूज़ आउट होंगे तो जो इम्प्योरिटीज़ उस पर मौजूद होंगी वो एज इट इज़ इलेक्ट्रोड में ही मौजूद रहेंगी, वो मूव आउट नहीं करेंगी। रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड, के रिडक्शन कैथोड में पाई जाती है। रिडक्शन में क्या होगा, जो कॉपर हमारे पास मौजूद होगी इम्प्योर प्लस इलेक्ट्रॉन, और वो कॉपर हमारे पास एज इट सॉलिड मौजूद होगी। कि वो एज इट सॉलिड में जैसे हमारे पास जो दो इलेक्ट्रॉन से डायग्रामेटिकली इसकी व्यू देखते हैं, डायग्रामेटिकली व्यू में डायग्रामेटिकली व्यू कि इम्प्योर कॉपर एक्ट एज ए एनोड, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कैरी आउट होगा। और प्योर कॉपर एक्ट एज ए कैथोड, क्योंकि ये यहाँ रिडक्शन का प्रोसेस कैरी आउट होगा। बैटरी कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव, सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो ही हम करंट पास करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव आउट करेंगे। जो ही इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट करना शुरू होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ अटैच होंगे। कि यहाँ रिडक्शन हो रही है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रिडक्शन होगी वो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ अटैच करेंगे। यहाँ अटैच करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि जो ही हमने करंट पास की, आयनाइजेशन फिनोमेना कर किया कि कॉपर ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज आउट किए, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कैरी आउट होता है। और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में क्या कैरी आउट होता है कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिर्फ इम्प्योरिटीज़ ऐसे एक्ट करती हैं कि जैसे हमने कि इम्प्योरिटीज़ सारी मेटल इलेक्ट्रोड में मौजूद रहेंगी, लेकिन जो होगा जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ से मूव आउट करते होंगे। लेकिन जो ही इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट करना शुरू होंगे ये इलेक्ट्रोड की ईटिंग अवे होने शुरू हो जाएगी। इलेक्ट्रोड की ईटिंग अवे कैसे होनी शुरू हो जाएगी कि हमारे पास दो इलेक्ट्रोड से एक इलेक्ट्रोड की सरफेस ऐसी हो जाएगी कि वहाँ से प्योर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो माइग्रेट करना शुरू हो गए, लेकिन जो हमारे पास इम्प्योर था उसमें अटैचिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुरू हो गई कि उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव आउट करने के बाद यहाँ अटैच होना शुरू हो गए। कि ये जो प्योर कॉपर है उसकी रिफाइनिंग इस प्रोसेस के थ्रू हमने की। फिर जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन के बाद यहाँ क्या होगी, दूसरे कैथोड पे रिडक्शन का फिनोमेना करेगा। जो ही रिडक्शन का फिनोमेना करेगा तो जो इम्प्योर कॉपर में से इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो प्योर कॉपर की तरफ मूव करेंगे। जो ही इम्प्योर कॉपर में से जो इलेक्ट्रॉन्स प्योर कॉपर की तरफ मूव करेंगे तो उनकी मूव आउट से वहाँ रिडक्शन होगी
कि वो जो इलेक्ट्रोड है वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो उसकी नेचर भी कॉपर है और कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए वो खुद को स्टेबल बनाएगा। जो ही वो खुद को स्टेबलाइज करेगा तो जो इम्प्योरिटीज़ थी वो एज इट इज मौजूद रहेंगी, लेकिन प्योर कॉपर हमें मिल जाएगी। ये प्रोसेस तब तक कैरी आउट रहेगा जब तक वो मुकम्मल तौर पे जो प्योर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो माइग्रेट करके कैथोड पे ना डिपॉजिट हो जाए। यूँ ही वो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे, हम उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे। जो ही हम कैथोड कब एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे, हम देखेंगे यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मौजूद हैं। फिर हम इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रोड से उतार कर हम प्योर कॉपर आयंस रिसीव आउट कर लेंगे। रिजल्ट क्या होगा इस प्रोसेस का, in this process impure copper is eaten away and purified copper atoms deposit on cathode। कि जो रिजल्ट कि in this process impure copper is eaten away and purified copper atom deposit on cathode। कि जो impure copper है जब उसमें से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता जाएगा, जो ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर करेगा तो उसका जो सरफेस थी वो कम होती जाएगी, क्योंकि एक चीज़ को अगर हम इस्तेमाल करते जाएँ तो उसकी जो क्वांटिटी है उसमें कमी अकर करेगी। लेकिन लिहाजा जो ही उसमें कमी आएगी तो कमी आके क्या होगा, एक जगह जाकर एक्सेस होगी। जो ही एक्सेस होना शुरू होगी तो एक्सेस की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ मूव आउट करेंगे। जो ही ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव आउट करेंगे तो हम कहेंगे जो प्योर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मूविंग आउट होगी है, और इन प्योर इलेक्ट्रॉन्स की इम्प्योरिटी जो है वो वही की वही रह गई है। और इस प्रोसेस के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिटिक रिफाइनिंग के प्योर कॉपर आयंस को ज़्यादा कर सकते हैं और इम्प्योर कॉपर आयंस को ज़्यादा कर सकते हैं। इसी से इम्प्योरिटी और प्योरिटी में फ़र्क महसूस होता है। और ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के बाद जो हमने एल्युमिनियम और फेरस की फॉर्मेशन में ये स्टडी किया था कि जो पेरेंट मेटल्स थे वो स्टडी किए थे कि हम कैसे प्रिवेंशन कॉज कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे अकर करती है और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कैसे अकर करती है। कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ना तो हम सिर्फ एक मेटल को दूसरे मेटल में प्लेस कर सकते हैं या डिपॉजिट कर सकते हैं, बल्कि हम रिफाइनिंग भी इस मेटल के ज़रिए कर सकते हैं। जैसे हमने अभी सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो था हमारा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर वो स्टडी किया कि हमने यहाँ क्या किया, इम्प्योर कॉपर में से प्योर कॉपर भी एक्सट्रैक्ट आउट की। जब हमने इम्प्योर कॉपर में से प्योर कॉपर एक्सट्रैक्ट की तो इम्प्योर में से प्योर कॉपर एक्सट्रैक्ट करते हुए जो आयंस की मूवमेंट हुई थी वो भी एज सेम थी जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुई। तो ये सारे क्या हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हैं कि जो हमने इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल्स की मदद से जो रिएक्शंस परफॉर्म करवाने हैं। वही सब रिएक्शंस किसके ज़रिए फॉर्म होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस के ज़रिए। कि रिडॉक्स रिएक्शन कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि रिडॉक्स रिएक्शन में हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हर ऐसा रिएक्शन जिसमें हमने कोई मूवमेंट ऑफ आयंस करनी है या लॉस ऑफ आयंस करनी है तो हम रिडॉक्स रिएक्शन ही स्टडी करेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ये था आपका चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।